हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रीजनिंग के लाइव टेस्ट पाँचवा की। ये फिफ्थ लाइव टेस्ट है। इससे पहले जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अपलोड हो चुका है, उसे आप ज़रूर देखें। और इसके बाद जो है हमने आपके लिए मैथ्स का भी लाइव टेस्ट किया हुआ है, तो मैथ के भी आप जो है फोर्थ तक आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपको पांचवा भी मैथ का भी मिलेगा। बात करें मैथ और रीजनिंग, तो मैथ के भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। और हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों सब्जेक्ट में ही आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 100% नंबर जो है गेन करने हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और बता दें ये 2020 इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि ये 2020 में अब एग्ज़ाम होना है और 2019 का ये फॉर्म था। 2019 में एग्ज़ाम होना था बट जो है क्लियर नहीं हुआ। 2019 में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, वेंडर ही नहीं मिले। अब जो है 2020 में होने हैं, तो अभी भी इसका क्लियर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, ये हो सकता है कि दिसंबर 2020 तक जो है आपके एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। तो आप इस उम्मीद से ज़रूर पढ़िए और अपनी तैयारी करते रहिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। क्रॉप का जो संबंध फॉर्म से है वही ओरे का किससे हो जाएगा। यानी फसल का जो संबंध खेत से है वही अयस का किससे हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि फसल जो है खेतों में उगाई जाती है, उसी तरह अयस यानी कि फसल जो है खेतों से निकलता है, उसी तरह जो है अयस्क जो है माइन से निकलता है, यानी खदान से निकलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइन यानी कि खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर पेयर ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दो का जो संबंध, दो रिलेशन, जो जिस रिलेशन से जीरो बना है वही थ्री का उसी ही रिलेशन से क्या बनेगा। अब देखिए टू का जीरो कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, 2 - 2 करेंगे जीरो। तो क्या 3 - 2 कर ले तो 1 1 ऑप्शन नहीं है। 3 - 3 भी करके जीरो ला सकते हैं, तो जीरो तो कहीं दिया नहीं, मतलब ये लॉजिक नहीं है। 2 का स्क्वायर माइनस यदि 2 4 करे तो ये आपको जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर -3 करे या जो है हम 9 करें तो ये आपको जीरो मिल जाएगा। लेकिन 3 का स्क्वायर -4 करेंगे तो ये 5 मिलेगा। 5 भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अब क्या है लॉजिक, एक बार और जो है 2 का क्यू -8 करें तो ये आपको जीरो मिल जाएगा। और यही सेम प्रोसेस 3 का क्यू माइनस यदि 8 कर ले तो ये आपको मिल जाएगा क्या, 27 - 8। 27 - 8 यानी कि 19 आपका आंसर दिख रहा है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि if r stand for minus, a stand for plus, v stand for divide and c stand for into, then what is the value of the given equation। बॉडमॉस रूल विल नॉट बी अप्लीकेबल, यानी बॉडमॉस का रूल जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब 25 ए का साइन दिया है, ए इंडिकेट कर रहा है प्लस को तो +37 लिखेंगे। सी इंडिकेट कर रहा है इंटू को तो इंटू 2 लिखेंगे। फिर बी इंडिकेट कर रहा है, बी आपका इंडिकेट कर रहा है डिवाइड का तो डिवाइड लिखेंगे 4। और फिर आर इंडिकेट कर रहा है -1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 25 + 37। अब आपको जो है बॉडमॉस रूल जो है बॉडमॉस रूल जो है इसमें नहीं लग रहा। तो बॉडमॉस रूल नहीं लग रहा है तो क्या लगेगा। इसका मतलब 25 + 37 है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 25 + 37 यह हो जाएगा आपका क्या, 25 + 37 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6 62 × 2 करेंगे। फिर डिवाइड 4 -1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 2 6 के 12 डिवाइड 4 -1। और ये 4 3 12 4 1 4 -1, ये आपका आ जाएगा 31। क्या आंसर आ जाएगा 30 आपका आंसर आएगा। 31 - 1 करेंगे 30 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऐसा इसलिए हुआ, बॉडमॉस रूल में क्या होता है, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर जो है घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सी ही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए कि बॉडमॉस का रूल फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सीरीज का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि 2 3 5 6 7 9 10 11 13। आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 3 + 1 हुआ, फिर यहाँ पे +2 हो जा रहा है।
यहाँ पर प्लस वन, फिर यहाँ पे प्लस 2, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +1, फिर +2। उसके बाद देखिए ध्यान से, 2 बार +1 है तो 1 बार 2 है, 2 बार +1 तो फिर 2, यहाँ पर भी +1 करेंगे तो 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो लॉजिक आपको ये मिला। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, 2 से 6 पे चले तो +4 की कोडिंग है, 6 से 10 पे चले +4 की कोडिंग है, 10 से 2 छोड़कर आगे बढ़ेंगे +4 की कोडिंग है, 3 से वही काम 7 पे चलेंगे +4 की कोडिंग, 7 से 11 पे चले +4 की कोडिंग, 11 के बाद चलेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 पूछा ही नहीं था, इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैट्रिक्स क्या है, फिल इन मैट्रिक्स, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि 2 आपको आंसर बताने हैं इस क्वेश्चन में। लॉजिक क्या है देखिए, 2 और 9 ऐड कर ले, 2 + 9 तो ये आपको 11 मिल जाएगा, और फिर ये 9 - 2 कर ले तो 7 मिल जाएगा, 9 - 2 कर ले तो आपको 7 मिल जाएगा। एक तो हमें सीरीज मिल गया। अब देखते हैं अगला सीरीज क्या कहता है, 8 + 5 तो 13 हो जाएगा, और 5 - 8 करें तो -3 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी -3 आपको दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर देखें 7 से क्या हम प्लस करें, 7 में क्या हम प्लस करें, यहाँ पर x = ये 10 बन जाए। तो 10 कैसे बनेगा, जब x का मान जो है 3 आएगा। अब ये 3 - 7 करेंगे तो -4 होना चाहिए थी, -4 है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर -4 दिख रहा है, इसका मतलब 3 एक आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगले में बात करें तो हम यहाँ पे दिया है 6 + 4, 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर यही चीज़ 4 - 6 करें, ये आपका -2 हो जाएगा, -2, यानी कि आपका एक आंसर बना 3 और दूसरा एंड लिख दे हम -2, 3 एंड -2 आपका आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर भी करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम संख्या को चुनिए। हिट का गर्मी, मिट यानी मांस, मीट मिलना, और वीट मतलब हराना, ये सब दिए गए। इसमें से कौन ऑड है ये आपको बताना है, कौन सा अलग है यही आपको बताना है। कैसे करेंगे इस सवाल को, बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं हम, हिंदी वाले शब्दों को काट दीजिए। अब देखिए इंग्लिश वाले शब्दों से आप जो है लेटर बेस्ड क्वेश्चन है ये, आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ई ए दोनों में है, यहाँ पर ई ए है, और लेकिन यहाँ पर डबल ई है, तो हम ये कहेंगे कि यही आपका जो है आंसर ऑड है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही सी सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी में ई ए टी है, लेकिन यहाँ पर जो है सी है, डबल ई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में पैटर्न को लिखा NRETTAP, यानी इधर से पढ़े, इसको जो है क्या कर लिया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। इसको ऐसे लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा PATTERN, पैटर्न। उसी तरह जो है मेंशन को क्या लिखा जाएगा, तो हम भी N की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और ये आपका लास्ट में होगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, इसको पहले N और O देख लीजिए, तो सभी ऑप्शनों में NO यहाँ पर दिख रहा है, इस ऑप्शन में नहीं है तो इसको हटा दीजिए। और लास्ट के 2 देखने हैं, ये लास्ट में सबसे M लास्ट में होगा, उससे पहले E होगा, यानी E और M हमें दिखने चाहिए लास्ट के E और M। यहाँ पर हमें EN दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत। EM दिख रहा है तो ये सही हो सकता है, यहाँ पर EN दिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी गलत, ए गलत, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो अध्यापक है और ना ही गायक है। अब देखिए प्लेयर्स सर्कल वाले हैं, टीचर्स यानी खिलाड़ी, टीचर्स यानी अध्यापक जो है ट्रायंगल वाले हैं, और रेक्टेंगल वाले सिंगर्स यानी गायक। अब आपसे कहा कि ऐसे कितने खिलाड़ी, ऐसे कितने प्लेयर हैं जो ना तो टीचर है और ना ही सिंगर, यानी कि सर्कल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रायंगल के अंदर ना हो और रेक्टेंगल के भी अंदर ना हो। इसका मतलब केवल प्लेयर ही अंदर हो, यानी सर्कल के अंदर ये, तो ये 12 जो दिख रहे हैं आपके 12 राइट आंसर हो जाएंगे। ये सिर्फ जो है केवल प्लेयर है, इसके अलावा और टीचर और सिंगर नहीं है, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक घन को जिसकी बाहरी सतह 2 इंच ऊंची है, 2 इंच चौड़ी है तथा 2 इंच सामने की ओर है,
और उससे सामने को लाल रंग से रंगा जाता है, यानी इस फलक के जो है फ्रंट वाले को जो है रेड कलर से रंग दिया जाता है, तो जिसे डॉट लाइन में दर्शाया गया, तब दोनों तरफ लाल रंग से रंगे हुए घन की संख्या बताइए। तो मान लीजिए हम एक ही फलक को रंग रहे हैं और ये इसका कटिंग कर रहे हैं, तो कभी भी दो फलक पे कलर नहीं होगा, दो जो है रंग से रंगे हुए फलक नहीं दिखाई देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है 0। ठीक है, ये इसका आंसर था। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डाइस का, और कभी भी ओपन डाइस का क्वेश्चन है ये, ओपन डाइस, और कभी भी डाइस का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अपोजिट आपको पता करना होता है। यदि आप अपोजिट पता कर लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अपोजिट भी पता करना बहुत आसान है। क्या है कि ई का बी का अपोजिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक आपको जो है खाने छोड़कर दूसरा भी अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह एफ का सी अपोजिट हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं ई का अपोजिट है आपका सी, ये बी, सॉरी ये आपका है, आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो है एफ का जो अपोजिट है ये आपका ई है, और एफ का अपोजिट है सी, बाकी बचा ए, तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा। अब इसका अपोजिट का मतलब ये होता है कि ये दोनों जो है एक साथ कभी नहीं आ सकते, क्लोज डाइस में जो है कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, तो बी और ई एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन ये गलत। डी ई एफ, तो डी ई एफ, डी ई और एफ ये दोनों तीनों अलग अलग वाले हैं, इसका मतलब ये सही हो सकता है। बी ई सी, फिर वही बी और ई दोनों साथ में आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत। डी ई ए और डी एक साथ आ गया, ई और डी एक साथ आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि रमेश पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है, अपने बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, अंत में वह पुनः अपने दाहिने मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तब अब रमेश प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? ध्यान से देखिए, पहले वेस्ट दिशा में चला 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ा यानी लेफ्ट साइड में मुड़ा, लेफ्ट साइड में मुड़ा 2 किलोमीटर चला, इधर चल रहा है तो लेफ्ट साइड नीचे की तरफ हो जाएगा, 2 किलोमीटर चला। फिर दाहिने नीचे की तरफ चल रहा है तो राइट साइड इसका इधर हो जाएगा, 3 चलेगा। और फिर इधर चल रहा है जब, तो इसका राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा, दाहिने मुड़ा 2 किलोमीटर चला तो 2 यहाँ पर चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे ये इसका एंडिंग पॉइंट है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बता दीजिए इस दिशा से ये किधर है, तो हम कहेंगे कि वेस्ट दिशा में। किधर है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे। सीता स्वप्ना से बड़ी है, लवण्या स्वप्ना से बड़ा है किंतु सीता से छोटा है, स्वर्णा हरि व स्वप्ना दोनों से छोटा है, और स्वप्ना हरि से बड़ी है। तो सबसे छोटे कौन है, ये आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिए। आप लास्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। स्वप्ना हरि से बड़ी है, स्वप्ना जो है क्या है, हरि से बड़ी है। हरि से बड़ी यानी कि हम लिख ले यहाँ पर स्वप्ना हरि से बड़ी, यहाँ पे लिख ले हरि। ठीक है, हरि छोटा है, स्वप्ना बड़ी है। स्वर्णा जो है हरि व स्वप्ना दोनों से छोटी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्वर्णा। स्वर्णा जो है दोनों से छोटी है, किससे? स्वप्ना, हरि से भी और स्वप्ना से भी। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, तो लवण्या स्वप्ना से बड़ा है। लवण्या जो है स्वप्ना से बड़ा है, यहाँ पे लिख ले लवण्या। और लवण्या स्वप्ना से बड़ा है किंतु सीता से छोटा है, तो सीता से छोटा मतलब सीता यहाँ पर हो जाएगी। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है स्वर्णा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्लॉक से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज 9:27, यानी कि यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगा। अब बात करते हैं 9:27 हो रहे हैं, तो आपसे कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए आप जो है 1160 से माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। 1160 से माइनस करेंगे, 10 में से 7 घटेगा 3, और ये आपका जो है 5 में से 2 घटेगा 3, 33, और ये हो जाएगा 11 में से 9 माइनस होगा 2, यानी 2:33 जो है मिरर इमेज पे टाइम होगा, मिरर पे टाइम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 12 दिसंबर 1342 को शनिवार दिन था, यानी कि
12 दिसंबर 1342 को सैटरडे था और सैटरडे का जो कोड होता है ये होता है 6। कैसे होता है तो आप याद रखें, संडे का कोड जो है या तो 0 या तो 7, ठीक है। उसी तरह मंडे का, संडे का 0 तो मंडे का जो है हम कर लेंगे 1, 0 के बाद 1 2 3 इस तरीके से, इसीलिए जो है सैटरडे का कोड हो जाएगा 6। सैटरडे के बाद संडे आएगा तो 7 कहेंगे, या जो है इसको 7 भी कह सकते हैं, या 0, 7 को 0 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर 7 का मतलब 0 हो जाएगा। जैसे 7 के बाद आएगा हम 7 से डिवाइड करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। उसके बाद कहा कि 24 अगस्त 1342 को ही कौन सा दिन था ये आपको बताना है। ध्यान से मेरी बात समझिए, दिसंबर से पहले अगस्त आता है तो हम अगस्त से चलेंगे। अब बता दीजिए अगस्त में जो है आपके 24 तारीख बीत गए हैं तो बचे कितने दिन। अगस्त में जब 24 तारीख बीत गया है तो बचा 7 दिन, 7 लिखेंगे। अगस्त के बाद जो है आपका सितंबर होगा, सितंबर, फिर आपका अक्टूबर होगा, फिर नवंबर होगा और फिर जो है दिसंबर होगा, ठीक है। तो सितंबर होता है महीना 30 का, अक्टूबर होता है 31 का और नवंबर फिर आपका 30 का और दिसंबर आपको जो है 12 तक ही चलना है क्योंकि 12 दिसंबर तक आना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस हम करेंगे, प्लस ये इतने दिनों का गैप है। अब देखिए इतने दिन के गैप, आप जानते हैं कि 7वां दिन के बाद वही दिन आता है। जैसे 7 दिन खत्म हुआ, 7 से हम डिवाइड करते चलेंगे, 0 हट जाएगा। इसमें 30 में भाग करेंगे 2 विषम दिन आएगा, 31 में भाग करेंगे 3 आएगा शेष, और 30 में भाग करेंगे फिर 2 आएगा, 12 में भाग करेंगे 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये 2 3 और 2 5 2 7, ये 7 खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा आपका सिर्फ 5। इसका मतलब हमें पीछे से आगे जाना है, ये आगे से पीछे जाना है, यानी सैटरडे 1342 दिसंबर से अगस्त तक जाना है तो पीछे जाना पड़ेगा। अब 5 दिन, ये 5 आया ऑड डेज तो 6 - 5 1 हो जाएगा, और जैसे ही 1 होगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, मंडे आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है, मंडे, यानी कि सोमवार आपका जो है करेक्ट आंसर है। सोम आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है श्लोक का। क्वेश्चन है कि सभी बकरी बाघ हैं, सभी बकरी बाघ है तो आप बकरी को जो है इसके अंदर बनाओगे। सभी बकरी क्या है, सभी बकरी बाघ है और सभी बाघ जो है क्या है, शेर है। सभी बाघ शेर है। अब इसमें एक जो है आप मेथड याद रखिए कि यदि अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी वाला तो सही होता ही होता है, कुछ वाला भी सही होता है, लेकिन यही बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला जो है गलत हो जाता है और सभी नहीं सॉरी कुछ वाला सही होता है, कुछ वाला जो है क्या होता है, सही होता है, और सभी वाला जो है गलत हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला गलत, कुछ वाला सही। अब एक चीज़ याद रखना, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब जाके जो है हम देखेंगे अंदर और बाहर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। सभी बाघ बकरी हैं, सभी बाघ बकरी हैं, सभी बाघ बकरी हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो सभी गलत। सभी शेर बाघ है, फिर शेर बाघ यानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल गलत। कोई बकरी बाघ नहीं है, कोई भी बकरी बाघ नहीं है तो ये निगेटिव कह रहा है, ये भी निगेटिव है, इसका मतलब ये सभी गलत हैं। तो हम ये कहेंगे कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का, यानी कथन और तर्क का। कथन और तर्क के सवाल में आपको तर्क देने होते हैं, कैसे तर्क देने होंगे ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपको तर्क देने से पहले इसको हटा देना है, दिमाग में नहीं रखना है। कथन पढ़िए, क्या वयस्क शिक्षा यानी एडल्ट जो है शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम के ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। अब कहा क्वेश्चन, ये आपसे तर्क दे रहा है, उसने कहा कि आपको बताना है सही है या गलत है। यह अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम की सफलता में सहायक होगा। अब ये एडल्ट शिक्षा जो है आपकी अनिवार्य शिक्षा में सहायक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके पहले यदि नहीं लगा हुआ है मतलब ये नहीं होना चाहिए, यदि इसके पहले नहीं लगा हुआ तब तो सही कह रहा है इसमें कि हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि यह वयस्क असाक्षरता को कम करने में सहायक होगी। तो यदि मान लीजिए एडल्ट शिक्षा देंगे आप तो एडल्ट के बारे में जो है, जो असाक्षरता है, जो नहीं जानते हैं उनको जो है साक्षरता मिलेगी, यानी कि वो समझ जाएंगे इसके बारे में। इसका मतलब इससे पहले यदि हाँ लिखा हुआ है तो ये सही हो जाएगा, इसका मतलब ये हाँ लिखा हुआ है तो दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क जो है मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन है कि ए तथा बी भाई बहन है,
ए तथा बी भाई बहन है, इसका मतलब ए भाई है और बी बहन है, और जनरेशन जो होगा इनकी सेम होगी, ए प्लस होगा बी माइनस होगा, मतलब प्लस यानी कि मेल कैटेगरी है और माइनस मतलब फीमेल कैटेगरी है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है तो सी की जनरेशन ऊपर की होगी, और पिता है यानी कि मेल है तो प्लस। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है तो सिस्टर है, इसका मतलब जो है डी सी की बहन है, जनरेशन सेम होगा लेकिन डी माइनस होगा क्योंकि बहन है। तथा ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, ई डी की माँ है तो ई जनरेशन ऊपर होगा और माइनस का होगा। जब डी की माँ है तो सी की भी माँ होगी। बी का ई से क्या संबंध है, तो अब देखिए सी की माँ है तो सी का बेटा ए है और बेटी बी है। अब बी और ई में कितने जनरेशन के गैप हैं, 2 जनरेशन के गैप है, इसका मतलब पोती आपका राइट आंसर होगा। पर पोती नहीं हुआ, 3 जनरेशन होता है, ग्रेट ग्रैंडसन 3 जनरेशन पे होता है, आंट 1 जनरेशन और डॉटर 1 जनरेशन। इसका मतलब हमें आंसर चाहिए 2 जनरेशन में, तो आपका राइट आंसर है ग्रैंड डॉटर यानी पोती आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी माइनस है और ई की लड़के की लड़की है तो हम कहेंगे कि ये पोती है, ग्रैंड डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। ध्यान से मेरी बात समझिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग जो है क्या है, 70 वर्ष, यानी कि 70 वर्ष के यदि दोनों लोग हैं तो हम ये कहेंगे कि एक x है तो दूसरा 70 माइनस एक्स है। हम इसको कर ले पुत्र या पिता कर ले, फादर, ठीक है, ये पिता है, फादर है, और ये जो है उनके सन है, ठीक। ध्यान से मेरी 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होगी। 10 वर्ष के बाद यानी ये x प्लस 10 और ये 70 माइनस एक्स प्लस 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा 70 1080 माइनस एक्स। ये पुत्र है और ये पिता है, पुत्र जो है आधी हो जाएगी, इसका मतलब पुत्र को यदि दोगुना कर ले तो ये जो है पिता के बराबर हो जाएंगे। अब x प्लस 10 इज इक्वल टू 8 दूनी 16 180 माइनस 2x, ये 2x इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर सोल्व कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 150, x से ये 3 से जो है 15 कटेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 50। x का मान आया 50 तो 70 टोटल था, 50 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 20, यानी कि 50 और 20 राइट आंसर है। 50 और 20 आपका करेक्ट आंसर है। उनकी आयु का अनुपात जो वर्तमान में है 50 वर्ष है और फिर 20 वर्ष है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या बताइए। ट्रायंगल आपको काउंट करने हैं, तो ट्रायंगल का शेप क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझिए। आप बेसिक पहले समझ लीजिए, फिर आपको जो है सारी चीजें समझ में। यदि इस ट्रायंगल में इस तरीके से 2 रेखाएं खास दे, 3 रेखाएं खास दे, जितने भी हो, तो आपको जो है 1 2 और 3 ऐसे लिखने होंगे, और जब ऐसे लिख लेंगे इन सभी को ऐड कर लेना है। 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 6। इतनी तो बात समझ में आ गई। जैसे आप मान लीजिए कि ये वाली फिगर जो है आपके पास, ये वाली जो रेखा है ये नहीं है, अब तो 2 पार्टों में बांटा गया है, ये इस तरीके से तो ये पूरा छेद हो गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो है ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए रेखाएं, तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो है ये बन रहा है आपका एक, और ये दूसरा ये है, और तीसरा जो है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, ये तो बन ही रहा था। एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है भाई, ये तो हमने काउंट कर लिया ना, ये बड़ी वाली जो है मिलाकर काउंट कर लिया था। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, यानी कि जैसे ही ये ड्रॉ करेंगे आप रेखा, यहाँ से इसके अंदर से एक रेखा यहाँ पे और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल है और एक 3, तो 6 + 3 और करेंगे 9 ट्रायंगल इसमें टोटल थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मिरर इमेज का, और ये मिरर इमेज जो है आपको ओरिजेंटल मिरर है। ओरिजेंटल तो अप का डाउन हो जाता है, अप का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और डाउन का अप हो जाता है। तो ये जो बी है ये सेम टू सेम इसी पैटर्न पे बनेगा, लेकिन ये जो है इस तरीके से ये सीधी रेखा रहेगी, ठीक है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये उल्टा नहीं होगा, ये जो इसका कर्व एरिया है ये राइट साइड में ही रहेगा, राइट साइड में ही है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, और ये फिगर सेम टू सेम है, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक है, ये होगा नहीं, और ये लेफ्ट में नहीं होगा, राइट का राइट में होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में ही होगा। तो आपका आंसर बचा केवल बी, आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आकृति को पूर्ण करना है, तो आप सीधे सीधे जो है क्या करें, कोई एक फिगर ले लीजिए, ये वाली फिगर आप पूरी ले लीजिए और यहाँ पर लाकर फिट कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए हम बता रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझिए।
हमने कहा कि आपको जो है क्या करना है, ये पूरा फिगर यहाँ से इसको जो है कट कर देना है, ठीक है, इतना कट कर देना है, बाकी इसको जो है घुमा के यहाँ पर फिट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर फिल करने हैं, यहाँ वाला फिल करना है, तो आपको कैसे फिल होगा ये चीज़ें समझनी, ठीक है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी और आसानी से आंसर करते हैं। अब ये देख रहे हैं कि डी के शेप में जो है कुछ आकृतियाँ दी गई है, तो यहाँ पर जो है डी के शेप में जो है यहाँ पर आकृति ये बनेगी शेप में, डी के शेप में। इस तरीके से कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल सी आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये सट के ही बनेगा, यहाँ से सट के ही बनेगा, ठीक है, बाकी हमने आपको अलग करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। ध्यान से देखिए, पहले ये ट्रायंगल शेप में एक है और इसको जो है ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया गया, यहाँ से आधा हो गया और फिर जो है इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया गया है। अब यहाँ पे कटिंग की गई, तो कटिंग करने का मतलब जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये वाली पार्ट यहाँ से ऐसे बनेगा और जैसे पूरा ट्रायंगल बनेगा ये इस तरीके से, तो ये वाली जो फिगर है ये आपको जो है इस तरीके से कुछ व्यू देगा। देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। यहाँ से इस तरीके से जो है आपको आंसर ये मिलेगा। एक बार जो है फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ पर जो ये पूरी फिगर जब आपकी बनेगी, ये ट्रायंगल शेप बनेगा जब, तो ये फिगर ये इस तरीके से यहाँ पर और इस तरीके से ये बन जाएगा। अब सेम टू सेम यही फिगर जो है आपको यहाँ पर ये पूरे ट्रायंगल इस तरीके से देगा, और इस तरीके से देने का मतलब है ये आपको जो है ये आपका फिगर बन जाएगा, और ऐसे फिगर बनने का मतलब है केवल डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच देन दे ओकर इन द डिक्शनरी, यानी कि आपको डिक्शनरी के रूप में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रेपिटेशन, रेप्टाइल, रिपब्लिक, आप देख रहे हैं सभी जो है, सभी में जो है क्या है, आर ई पी सभी में है, आर ई पी, तो आर ई पी सभी को हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एल है। अब बता दीजिए हमें कि टी पहले आएगा या एल पहले आएगा या यू पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा आपको ये बताना है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जानते हैं ओ से पहले एल आता है, यानी चौथा पहले आएगा, पांचवा बाद में आएगा, यानी पहले 4 फिर 5, तो कोई दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं कि 4 और 5 वाले दो ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके बाद बात आती है यू से पहले टी आएगा, तो टी यानी दूसरा 4 5 2 हो जाएगा, 4 5 2 3 1 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये आपको जो है जल्दी से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल आपको जो है ट्रिकी मेथड से हमने समझाया कि कैसे फास्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मैट्रिक्स का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब ये आपके सामने व्यू है, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बॉन्ड का जो है आपको आंसर बताना है, बॉन्ड BOND बॉन्ड का आंसर बताना है। और इसमें लिखा क्या गया है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैट्रिक्स में आर नंबर फ्रॉम 0 to 4 एंड 5 to 9 आफ्टर द, देखिए यहाँ पे पहले आपको लिखा गया है रो एंड नेक्स्ट बाई इट्स रो नेक्स्ट बाई कॉलम, रो के बाद जो है कॉलम लिखा गया है, यानी कि आपकी जैसे यहाँ पे ये 41 है, तो आपको जो है क्या करना है, इस सवाल को यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है ना, आर दिया है, यू दिया है, इसका जो है कोडिंग दे रखा है, आप इसको जरूर देखिए और इसके हिसाब से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मेरी बात क्या है, तो मैं जो है आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट वाले इस लेटर से सॉल्व करें। लास्ट वाले लेटर से सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन का जो है आसानी से आंसर आने वाला है। लास्ट से जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से आएगा। क्यों आता है, इसका रीज़न ये है कि जो आपका, इसका रीज़न इसलिए है कि एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो और आप फेल हो जाए, तो आपको फेल नहीं होना है, आपको पास होना है। तो आप लास्ट वाले ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। डी का इसने कहा कि 4 1, तो 4 1 हम कैसे चेक करेंगे, डी का 4 1 कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका ये 1 वाली रो है, ये कॉलम है, 4 रो में 1 कॉलम पे चलेंगे तो ये आपका बी यहाँ पर दिया है, डी होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। फिर तो ये पूरी ऑप्शन गलत हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाकी 22 की बात करें, 22 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर ई दिया है, डी होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा 22 की वजह से। 13 की बात करें तो 1 और 3 पे यहाँ पर डी होना चाहिए, डी यहाँ पर दिया इसलिए ये भी गलत है। आपका आंसर सीधे सीधे डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप जो है इस
एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। अब देखिए, अब बात करते हैं ये पजल की, और एक क्वेश्चन आपका पजल के एग्जाम, ये जो है आपके रेलवे के एग्जाम में पजल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी है, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़िए, और उसके बाद जो है हम आपको बता दें कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी तरीके से पढ़िए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर ले जाओगे। देखिए, हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। आपके सामने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई हिंदी से, हम हिंदी से सॉल्व करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए, पहले से हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए, ये दिन, और इसके बाद पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या, कंट्री। ये क्या है? एक संगठन है, उसमें 7 प्रस्तुत करते हैं, यानी नाम 7 लोग हैं, तो 7 का नाम हमने लिखा। अलग अलग देश, जापान, चाइना, स्पेन में जाते हैं, 3 देश हैं, तीनों देशों के नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। कैसे फिल होगा ये कोई जरूरी नहीं कि क्रम से हो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई, सप्ताह सोमवार से यानी मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमने लिख दिया। उसके बाद जो है कम से कम 2 व्यक्ति एक देश जाते हैं, और जापान केवल 3 व्यक्ति, यानी जापान में 3 आदमी जाता है, और 2 चाइना और 2 स्पेन जाएंगे, तो हो जाएगा 7। अब देखिए, सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। विकास सोमवार के दिन जाता है, यानी मंडे को जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि विकास जो है मंडे को गया, और कहाँ गया? जापान जाता है, तो जापान हमने लिख दिया, जापान गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया विकास जापान और मंडे के दिन। प्रीति चाइना जाती है, लेकिन न तो मंगलवार को और न ही जो है शनिवार को। तो प्रीति मंगलवार को जाती है, न ही मंगलवार को जाएगी, और न ही जो है सैटरडे को जाएगी, तो प्रीति यहाँ पर लिख के काट देंगे। लेकिन ये जो है चाइना जाती है, ये कन्फर्म है। फिर आगे बढ़े तो मोहन रविवार को जाता है, मोहन जो है संडे को जाता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे मोहन संडे को जाता है, मोहन संडे को जाता है, लेकिन वो स्पेन के लिए नहीं जाता, तो यहाँ पर स्पेन लिख दे, हम काट देंगे, स्पेन नहीं जाएगा। वह एक जो चाइना जाता है वो मंगलवार को ही जाता है, यानी ट्यूसडे को जो जाएगा वो जो है चाइना ही जाता है, चाइना हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वो जो है स्पेन जाता है, वो शनिवार को जाता है, यानी कि स्पेन वाला यहाँ पर जाएगा, स्पेन जो है यहाँ पर जाएगा, सैटरडे को जाता है। ये पता नहीं कौन जा रहा है, ये हमें पता नहीं है। फिर आगे कहा गीता बुधवार को जाती है, वेडनेसडे को जाती है, तो गीता को जो है हम यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे को, और ये कहाँ जाती है ये भी हमें पता नहीं। रोहित स्पेन जाता है, लेकिन गुरुवार को नहीं, तो भैया गुरुवार को नहीं जाता है, स्पेन जाता है, इसका मतलब ये फ्राइडे जाएगा। गुरुवार को जो है फ्राइडे, यानी फ्राइडे को जाएगा कौन? रोहित। रोहित जो है फ्राइडे को कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्पेन, जापान जाता है, सॉरी, ये जापान जाता है, तो जापान हमने लिख दिया। रोहित जापान जाता है, लेकिन थर्सडे को नहीं, तो फ्राइडे को जाएगा, ये हमने लिख दिया। लेकिन गुरुवार को नहीं, तो ये कंफर्म हो गया। नीतू स्पेन नहीं जाती। अब बात करते हैं, नीतू स्पेन नहीं जाती है, नीतू स्पेन नहीं जाती है। बाकी बचा प्रीति, तो प्रीति यहाँ पर और यहाँ पर नहीं जा सकती, तो बिल्कुल आपका प्रीति जो है यहीं पे जाएगी, और ये प्रीति जाती है कहाँ पर? चाइना, चीन जाती है। 2 चाइने हो गए। फिर यहाँ पर हम स्पेन नहीं लिख सकते, स्पेन आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि एक देश जो है लगातार नहीं जा सकता, तो यहाँ पर आपका जापान हो जाएगा। ये हमने फिल कर लिया। 2 आदमी बचे। अब 2 आदमी बचा है, ध्यान से मेरी बात समझिए। 2 आदमी बचा है, विकास, नीतू। विकास तो हो गया, नीतू, रोहित, शिल्पी, गीता, प्रीति और मोहन। नीतू बचा है। अब नीतू जो है, ये जो है क्या कहा? नीतू स्पेन नहीं जाती है, यानी नीतू को यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो नीतू को हम चाइना भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई जगह बचा नहीं है। और यहाँ पर बचा आपका शिल्पी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया शिल्पी। बिल्कुल आपका आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि ये आपका जो है स्पेन है, ये आपका स्पेन है, यदि सभी की यात्रा एक दिन स्थगित कर दी जाए, यानी कि एक दिन बढ़ा देंगे, एक दिन स्थगित करेंगे, दूसरे दिन जाएंगे, तो भाई बुधवार के दिन कौन जाता है? वेडनेसडे के दिन कौन जाएगा? तो वेडनेसडे के दिन गीता जाती है, लेकिन ये इसके जगह पे अब नीतू आ जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई एक दिन स्थगित कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, तो आगे डेट बढ़ जाएगी, इसका मतलब नीतू जो है वेडनेसडे को जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है, 7 में से किस प्रस्तुतकर्ता में शनिवार के दिन यात्रा की? शनिवार के दिन किसने यात्रा किया? सैटरडे को। शिल्पी स्पेन जाती है, शिल्पी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संयोजन दी गई अनुसार के जानकारी के अनुसार सत्य है? प्रीति थर्सडे को जापान, प्रीति थर्सडे को चाइना जाती है, बिल्कुल गलत है, चाइना जाती है, जापान नहीं जाती। वेडनेसडे, शिल्पी वेडनेसडे को तो जाती नहीं है, सैटरडे को जाती है, बिल्कुल गलत है। मोहन मंडे को, मोहन जो है संडे को जाता है, ये भी गलत है। रोहित फ्राइडे को जाता है, लेकिन जापान जाता है, इसने कहा कि चाइना जाता है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आपका आंसर है ई ऑप्शन सही, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है, नीतू ने किस देश के लिए तथा कौन से दिन यात्रा किया? नीतू के बारे में बात करें, नीतू जो है ट्यूसडे को जाती है, और कहाँ जाती है? चाइना जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूसडे चाइना।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अंतिम दिन यात्रा की। अंतिम दिन यात्रा किसने की, आप देख रहे हैं संडे लास्ट दिन होगा क्योंकि मंडे से स्टार्ट हुआ था। मोहन जाएगा और ये कहाँ जाता है, जापान जाता है, तो मोहन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बात की एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2020 के लिए बेस्ड ऑन ग्रुप डी और एनटीपीसी पैटर्न पे आधारित रीजनिंग के लाइव टेस्ट 5th की। इससे पहले जो है रीजनिंग के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसे आप जरूर देखिए। और ये आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आप लाइव टेस्ट पाने के लिए। मैथ और रीजनिंग के बिल्कुल आपको जो है अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, मैथ भी मिलेगा आपको, रीजनिंग भी मिलेगा। आप जानते हैं मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और हमारा टारगेट ये है कि आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।